हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज हम आरबीसी क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के मैं नोट्स जो है ना वो आपको वीडियो के दौरान ही लिखवाते चलूँगा, ताकि कुछ बच्चे हमारे को कमेंट करके लास्ट में कहते हैं कि सर नोट्स दो। तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे मेनली, अगर वीडियो चल रही है उस दौरान ही आप नोट बना ले तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने जो अपनी स्क्रीन रखी है ना वो आपके रजिस्टर या कॉपी होती है ना उसके हिसाब से रखिए, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से रखेंगे, मामले को रखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो ये रजिस्टर खोलना है। रजिस्टर में एक अच्छा सा साफ सा पन्ना खोलना है और उसमें डेट डालनी है। अब मैंने डेट डाली है 28 सितंबर 2020 की, यानी जब मैंने इस वीडियो को बनाया। तो आपको भी इसी प्रकार से अभी जो डेट चल रही है ना वो डालनी है, ठीक है। जब भी आप देख रहे हो तब भी डालना, डेट डालना। उसके बाद क्या करना है, अध्याय 8 लिखोगे, साफ क्लियर बिल्कुल। फिर अध्याय का नाम लिखना है। क्या है नाम, एक बार देखें तो कार्बन एवं इसके यौगिक, यानी इंग्लिश में बोले तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? चलो, अब आपको ये भी बता दूँ कि ये जो हमारा अध्याय 8 है कार्बन एवं इसके यौगिक, ये कक्षा 10 के है ना, कक्षा 10 की केमिस्ट्री के दूसरा जो रासायनिक भाग है जो हमारा कक्षा 10 में, आपको पता होगा भौतिकी भी है, रसायन भी है ना, बायो भी है, और बायो के अलावा फिर अन्य भी जानकारी है। तो उसमें आपको ये जो अध्याय है केमिस्ट्री का जो भाग है ये, उसमें दूसरा अध्याय है, ठीक है ना। पहला अध्याय कौन सा है, ये तीसरा वॉल्यूम है, तीसरा अध्याय सॉरी, ठीक है ना। पहला 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर 8वां ये वाला, ठीक है। तो कार्बन एवं इसके यौगिक, इसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर जो है ना, मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे अपन वो सब पहले समझा देता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या समझ में आएगा, जिसको इस्तेमाल करके हम उसको अपने एग्ज़ाम में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, ताकि हम इस चैप्टर में फुल में से फुल मार्क्स गेन कर सकें। समझ में आया ना? चलो फिर, तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमारे को जाननी पड़ेगी इस पाठ की विषय वस्तु। कुछ नहीं करना है, अभी तक आपको डेट डालनी है, अध्याय 8 लिखना है, जिस प्रकार से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ जो एक जो लिख रखा है वो इसका प्रतीक है कि ये पेज नंबर पहला है। यहाँ जो एक लिख रखा है ना, इसका अर्थ है ये एक पेज नंबर पहला है, ठीक है ना। तो पेज नंबर पहले में आपको ये सब लिखना है, ठीक है। तो अब अपन जानेंगे विषय वस्तु, इस पाठ की विषय वस्तु, टेबल ऑफ कंटेंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। विषय वस्तु, तो विषय वस्तु में सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जो हमें फेस करना पड़ेगा, वो है कार्बन परमाणु की विशेषता। पहला पॉइंट जो है वो है कार्बन परमाणु की विशेषता। क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़े तो ये आपको लिखना है, ध्यान दीजिए। यहाँ नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, जो चीज़ आपको फ़ोन में दिख रही है लिखी हुई, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, विषय वस्तु लिखी पॉइंट डाल के, तो आपको भी विषय वस्तु लिखनी है पॉइंट डाल के अपनी कॉपी के अंदर। फिर 1 नंबर डाल के कार्बन परमाणु की विशेषता लिखनी है। फिर दूसरा पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फिर चौथा हम पढ़ेंगे कार्बन में श्रृंखलन। श्रृंखलन यानी होता है श्रृंखला बनाना, यानी चेन, कार्बन में श्रृंखलन, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट अपना ये होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। सही सुना आपने, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। जो कार्बन के यौगिक है ना, यौगिक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड, उनके नाम भी हम बनाना सीखेंगे, ठीक है ना, कि नाम कैसे लिखते हैं उनके, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना होगा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे आपने नाम सुने होंगे। तो ये अपन खुद बनाना सीखेंगे अपने मन से, ठीक है ना। जो अपन को संरचना एग्जाम में क्या होता है, संरचना दे दी जाती है और उसका नाम पूछ लिया जाता है,
या कभी कभी नाम दे दिया जाता है, संरचना पूछ ली जाती है। तो दोनों ही चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, कॉम्बो करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट अपन को पढ़ना है सरल यौगिकों के नामकरण, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। इन 6 पॉइंटों से, ये जो 6 पॉइंट है ना आपको, ये 6 पॉइंट आपको महारत बनाएंगे किसमें, आपके चैप्टर नंबर 8 में महारत बनाएंगे आपको ये 6 पॉइंट, ठीक है। तो इन 6 पॉइंटों को अपन को क्लियर करना है। एक बार वापस से रिमाइंड कर देता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है कार्बन परमाणु की विशेषता, दूसरा पॉइंट है हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण, तीसरा है कार्बन के अपर रूप, चौथा कार्बन में कार्बन में श्रृंखलन यानी कैटिनेशन कहते हैं जिसे हम, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, सरल यौगिकों के नामकरण जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। इसको हम विस्तृत रूप से बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में समझेंगे। समझ में आया? यहाँ तक आप उतार के रखें इसको, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, पाठ का शाब्दिक अर्थ टॉपिक डालना है। जिस प्रकार से मैंने डाल रखा है उसी प्रकार से आपको जगह बची होगी आपकी कॉपी में, तो वहाँ पर आपको लिखना है पाठ का शाब्दिक अर्थ, बिल्कुल सेंटर में लिखना है, ठीक है ना। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, ताकि आप रिवीजन जब करें ना, रिवीजन तब करें जब हमें बहुत काम आती है, ठीक है ना। पाठ का शाब्दिक अर्थ, पाठ का शाब्दिक अर्थ यानी पाठ का जो शीर्षक है ना, जो टाइटल है, उसमें जितने भी शब्द आए ना उसका अर्थ समझेंगे अपन। तो एक बार देखें तो पाठ का नाम क्या है, एक बार पाठ का नाम है अपने पास कार्बन एवं इसके यौगिक, यानी हमारे पास 2 वर्ड आ रहे हैं मुख्य तौर पर। कितने वर्ड आ रहे हैं? 2 शब्द आ रहे हैं मुख्य तौर पर। कौन कौन से आ रहे हैं? 2 शब्द आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? पहला आ रहा है कार्बन, पहला क्या आ रहा है? कार्बन, ठीक है, पहला तो आ रहा है कार्बन, और दूसरा आ रहा है अपने पास कार्बन के यौगिक। यौगिक का मतलब समझते हो ना, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक संयुक्त या एक निश्चित अनुपात में जो यौगिक का जो जोड़े बनाते हैं, जो युग्म बनाते हैं परमाणु, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे यौगिक, मैं आपको उदाहरण दूँ, H2O हो गया, ठीक है, ये अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जिनमें कार्बन जुड़े नहीं होते। अब H2O जो है ना, एक बार लिखें तो देखो, जैसे ये H2O किसका सूत्र है, ये बताओ फटाफट से। पानी का सूत्र है, जल का, ठीक है ना। तो जो H2O है इसमें आपको कहीं कार्बन नजर आ रहा है क्या? कार्बन नजर आ रहा है क्या? किसी को कमेंट करो भाई। नहीं आ रहा ना कार्बन नजर, तो ये अकार्बनिक हो गया, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं है। अब वो जिसमें कार्बन मिला हुआ है वो क्या कहलाते हैं? कार्बन के यौगिक, लाइक CH4। CH4 क्या है? CH4 है मीथेन, जिसे हम मार्श गैस भी कहते हैं। ये क्योंकि दलदल में से निकलती है ना, दलदल में से निकलती है, तो इसको मार्श गैस भी कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। अच्छा, अब मैं पूछूं यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ दिख रहा है ना सर, ये C दिख रहा है ना, C किसका प्रतीक होता है? कार्बन का, ठीक है ना। कार्बन की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में? हम बोलते हैं ना CARBON। तो कार्बन का जो C है ना, उससे कार्बन का प्रतीक लिया जाता है C, ठीक है। समझ में आया? चलो इसको मिटाते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? पाठ का शाब्दिक अर्थ हमारे को समझना है। तो पाठ के शाब्दिक अर्थ में 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है कार्बन और दूसरा आ रहा है कार्बन के यौगिक। तो स्टार्ट करेंगे अपन कार्बन के यौगिक। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना स्क्रीन पर, वो सब आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो नोट नहीं कर पा रहे हो तो पॉज करो वीडियो को, फिर नोट करो। समझ में आया? तो पहला अपन को क्या करना है, शुरुआत कार्बन से करनी है, ठीक है ना। कार्बन का अर्थ क्या है? कार्बन क्या होता है? व्हाट इज द कार्बन, है ना। हमारे को कुछ नहीं पता कार्बन क्या होता है, अब पता चलेगा अपन को, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। मैं अभी आपको ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप 0 हो बिल्कुल, है ना, आपको कुछ नहीं आता इस चैप्टर के विषय में, ऐसा सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो कार्बन, तो कार्बन में सबसे पहला आपको पॉइंट अपने नोट करना है, वो क्या होता है कि आवर्त सारणी में, पिछले अध्यायों में हमने आवर्त सारणी पर भी विषय चर्चा करी थी। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आराम से जाकर देखो। आवर्त सारणी को याद करने का इतना मस्त तरीका बताया ना कि एकदम वीडियो देखते समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर देखिए तो आगे बढ़ो। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर, कहाँ कब बोल रहे हैं, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित परमाणु को
कार्बन परमाणु का नाम दिया गया है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित परमाणु को अगर आप आवर्त सारणी को पहचानते हैं, जानते हैं, उसको समझते हैं, तो आपको पता होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक तत्वों के स्थित, तत्व कहाँ स्थित है उसके क्रम को बताता है, ठीक है ना। पहले क्रम पे लिखा जाता है हाइड्रोजन को, दूसरे क्रम पे लिखा जाता है हीलियम को, तीसरे क्रम पे लिखा जाता है लिथियम को, इसी प्रकार बेरिलियम, इसी प्रकार बोरोन, और इसी प्रकार 6 जो नंबर आता है उस पे आता है कार्बन। जो 6 आता है वो आपको आपकी जो बुक है ना उसके अंदर पिछले वाले या फिर 9th क्लास में आपकी जो बुक थी उसमें आपको रेंडमली दे रखे थे 1 से लेकर 20 तक के तत्व दे रखे थे जिनको आपको याद करना था, ठीक है ना। तो वो 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व थे ना वो रेंडमली थे, यानी आवर्त के अनुसार थे। आवर्त समझते हो ना क्या होता है, क्षैतिज पंक्तियाँ, उसके आधार पर थे। तो उसी के क्रम में अगर आप जाके देखोगे आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 को ढूंढोगे तो वहाँ आपको कार्बन मिलेगा, पर स्थित परमाणु को कार्बन परमाणु का नाम दिया गया है। इसे सी प्रतीक से दर्शाते हैं। इसे किस प्रतीक से दर्शाते हैं? सी प्रतीक से, जो कि मैंने आपको बताया। ये तो वो अपना पहला पॉइंट, इसको नोट करो फटाफट से। किया नोट? चलो फिर आगे बढ़े। यही आपके नोट्स हैं, ठीक है ना। इन्हीं को मैं साफ सुथरा आपको पीडीएफ के रूप में देने वाला हूँ, समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट आता है कार्बन परमाणु का, क्या लिख रखा है? कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। अभी आपको इस चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है ना। पिछले वाले अध्याय में थोड़ा क्लियर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अभी कोई आपसे सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो आपको ये लिखना है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। ये बातें अपन को 11th में बड़े अच्छी तरीके से समझाई जाती है, ठीक है ना। मैं समझा दूँ, फिर आपके समझ में नहीं आया, आप बोलोगे अरे ये तो बोरिंग चैप्टर है, ठीक है ना। ये बात होती है। तो अपन को क्या करना है, अच्छी तरीके से समझना है, और जो अपन को याद करना है ना उसी चीज़ को समझना है, ठीक है ना। ज़्यादा आगे एडवांस में भी नहीं जाना है। एडवांस पढ़ने के लिए अपने क्या है 11th क्लास पढ़ी हुई है, उसमें आपको एक एक चीज़ को एडवांस तरीके से समझाएंगे, ठीक है। ये हुआ कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या है 1s2 2s2 2p2, ये होता है कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तब भी आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, ये तो सिर्फ कार्बन का दे रखा है। मैं अगर आप सीखना चाहो तो ऑक्सीजन का भी आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो, है ना। बोरोन का भी अपनी मर्जी से निकाल सकते हो, फ्लोरीन का भी, नियॉन का भी, जितने भी एलिमेंट है ना उन सबका आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो ये बातें हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित परमाणु को कार्बन परमाणु का नाम दिया गया है, इसे सी प्रतीक से दर्शाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, राइट लगा दें क्या? चलो लगा दिया, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है, ये भी हुआ, इस पर भी राइट लगाते हैं। चलो भैया फिर आगे तीसरा पॉइंट आपको कहते हैं कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 संयोजकता। अब संयोजकता क्या होती है सर? संयोजकता क्या होती है भाई? अभी बताएंगे। संयोजकता पहले वाले चैप्टर्स में आपको बता रखी है, नहीं पता है अभी बता देता हूँ। क्या होती है संयोजकता? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित या बाह्यतम कोश में स्थित परमाणुओं की संख्या ही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। समझ में आया बच्चों? आगे और क्लियर कर दूंगा, समझते रहना। चलो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताएं तो जरा, कितने होते हैं? 4 भैया। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऐसे ही पढ़े रहते हैं, ठीक है ना, खुले। और होने कितने चाहिए? 9th पढ़ के आए हो क्या? 9th कक्षा पढ़ने पड़ी है ना। होने कितने चाहिए एक परमाणु को एकदम भरपूर होने के लिए? क्या होना चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन में? उसके जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो वो एक उदासीन प्रकृति का हो जाता है, यानी ना वो किसी से लेगा ना देगा। अगर मैं इसका एक अच्छा सा उदाहरण दूं तो वो उदाहरण होगा हमारी आवर्त सारणी में स्थित 18वां जो वर्ग है, हमारी आवर्त सारणी में स्थित जो 18वां वर्ग है वो
हम उसको उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस के द्वारा मानते हैं। उसके जो जितने भी बाह्यतम कोश है ना, जैसे हीलियम को ले लें, हीलियम का जो बाह्यतम कोश है उसका अष्टक पूरा होता है, ठीक है ना। तो वो ना किसी से लेता है ना किसी से देता है, वो अक्रिय गैसें कहलाती है ना, इन्हें अक्रिय गैसें भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कार्बन के 3 मुख्य पॉइंट, इनको लिख लो, नोट कर लो, समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है साहब। कार्बन की जो ज्यामिति होती है ना, ज्यामिति समझते हो ना क्या होती है? एक तो होता है आकार, एक होता है ज्यामिति। ज्यामिति बिल्कुल फिक्स होती है ना। गणित में हम ज्यामितियों का ही अध्ययन करते हैं। लाइक हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, रोम्बस हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागोन हो गया, इन सबको हम गणित में इनके क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, है ना, इनकी परिधियाँ ज्ञात करते हैं, इनकी भुजाएं ज्ञात करते हैं, उनको हम ज्यामिति कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक निश्चित आकार होता है, ठीक है ना। कार्बन की ज्यामिति किस प्रकार की होती है? समचतुष्फलकीय। सम यानी समान, चतुष यानी 4, फलकी यानी फलक, है ना। 4 समान फलकों से मिली आकृति क्या कहलाती है? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन यानी समचतुष्फलकीय। अगर आपको मैं इस दिखाना चाहूँ कि समचतुष्फल की आकृति कैसी होती है, तो उसको देखो इस चित्र के अंदर। ये जो चित्र है ना, ये एक समचतुष्फलकी है। अब इसके अंदर ये एक समचतुष्फलक है, ये चतुष्फलक है, 4 फलक होते हैं, चतुष यानी 4, ये फलक है, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, ये 1 फलक, 2 फलक, इसके यहाँ पर 3 फलक, है ना, यहाँ पर 3 फलक, ये 4 फलक, ये 4 फलक होते हैं, ठीक है ना। ये होगी पहले कार्बन की जो ज्यामिति होती है वो किस प्रकार की होती है? समचतुष्फलकी। जो इसका परमाणु होता है ना, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखें तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कार्बन में प्रत्येक संयोजकता के मध्य, कार्बन में प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। जिस प्रकार से आपको आकृति दिख रही है, ये बीच वाला जो है वो क्या है? कार्बन है। इसकी संयोजकता अपन ने बोला 4 होती हैं। इसको पूर्ण करने के लिए इसने क्या कर रखा है? यहाँ पर मेथेन बना रखा है, जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था ना, CH4, यानी C के साथ कितने H जुड़े हुए हैं? 4 H जुड़े हुए हैं। कितने H जुड़े हुए हैं? 4 H, जो कि आपको चित्र में दिख रहा है। 1 H, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। इनके मध्य जो बॉन्ड है ना, इनके मध्य जो बॉन्ड है, बॉन्ड यानी बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है ना। याद रखना है, बस ये याद रखने की चीज़ें हैं, इसलिए आपको नोट करा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लियर है? पहला वाला पॉइंट तो क्लियर हुआ। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय यानी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। फिर अगला पॉइंट था कि कार्बन में प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और यहाँ पर संयोजकता का अर्थ मैंने बोला था, आगे समझाऊंगा, तो समझो, यहाँ पर नोट कर लो, यहीं पर ही, यहाँ पर नोट कर लो संयोजकता का अर्थ। देखो यहाँ पर रेड कलर के, यहाँ पर इसमें नाम लिखो कि किसी तत्व के या किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, या इंग्लिश में कह लो तो वैलेंसी कहलाती है। समझ में आ रहा है ना? एक एक पॉइंट क्लियर करते चलूंगा मैं, एक भी पॉइंट छूटने नहीं देंगे, ठीक है। समझ में आया? संयोजकता किसे कहते हैं? लिख लो इसको, लिख लो, अभी भी कोई नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा आपके, लिख लो इस चीज़ को। जो जो लिखवाता चल रहा हूँ वो सब लिखते चलो। समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है कि कार्बन परमाणुओं में संकलन यानी कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है। कार्बन में एक गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन, या हिंदी में कहते हैं हम संकलन। एक गुण पाया जाता है, गुण का नाम है इसके, कार्बन के गुण का नाम क्या है? संकलन। अच्छा, इस गुण का क्या लाभ क्या है? कार्बन को क्या लाभ है इस गुण का? तो क्या लाभ है वो अगली वाली लाइन करिए, जिसके कारण यानी संकलन के कारण कार्बन से जुड़कर क्या है? सी से जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। लंबी श्रृंखला का समझते हो ना? चेन समझते हो ना? उसका निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी को हम संकलन कहते हैं, है ना। संकलन पूछा गया है, संकलन किसे कहते हैं? ये 2016 या 15 या 17 के जो क्वेश्चन पेपर है ना बोर्ड के, उसमें पूछा गया कि संकलन किसे कहते हैं। तो संकलन किसे कहते हैं?
क्या जवाब दोगे? कार्बन कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। संकलन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा सर, एक एग्जाम्पल दो जिससे समझ में आ जाएगा। चलो भाई एग्जाम्पल ले लो। देखो एग्जाम्पल आपको 4 से 1 नहीं 5 एग्जाम्पल दिए। चलो पहले एग्जाम्पल पर चर्चा करो। पहला एग्जाम्पल क्या है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कार्बन कार्बन से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक चेन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ऐसी बना रहा है ना चेन? बन रही है कि नहीं बन रही है चेन? आप ही बताओ, बन रही है ना? फिर दूसरा, अच्छा ये नाम 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 का आ रहा भैया। नाम का क्या करें सर? ब्यूटेन। इसका जो श्रृंखला है, ये जो संरचना दिख रही है ना, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन है। ठीक है ना? अब वो कैसे नाम है ये आपको सबको करवाऊंगा मैं, ये कि ये इनका नाम कैसे रखते हैं, है ना, इन सबको भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपन क्या देख रहे हैं? शाब्दिक करते देख रहे हैं। किसका किसका शाब्दिक करते देख रहे हैं? पाठ का शाब्दिक करते देख रहे हैं। ठीक है ना? कार्बन का मतलब समझ रहे हैं कि कार्बन किसे कहते हैं। कार्बन की डिटेल में जा रहे हैं। और फिर ये देखो कार्बन, कितने सारे कार्बन एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, कैसी श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, समझ में आया? आगे बढ़ो। फिर आगे देखें तो आगे हमारे को दिखता है कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल, द्वि एवं त्रिबंध बना सकता है ना? एकल बंध मतलब 1 and 1 बॉन्ड, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। ठीक है ना? ये बना सकता है। जैसे बोलें तो एकल, एल्केन, जो एक एक बॉन्ड बनाते हैं ना कार्बन कार्बन से जुड़कर, उसको हम कहते हैं एल्केन। ठीक है ना? क्या कहते हैं? एल्केन। फिर कार्बन कार्बन, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले की। ठीक है ना? कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है ना, दिख रहा है ना, और बंद क्या है बीच में? एकल बंद है, यानी एक बॉन्ड है। ठीक है ना? तो इसको हम कहेंगे एल्केन। फिर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, तो उसको कहेंगे हम एल्कीन। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, 3 लकीर है ना, 1 2 3, तो हम कहेंगे इसको एल्काइन। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको सब लिखते चलना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको लिखते चलनी है। ठीक है ना? फिर आगे लिख रखा है कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं? कार्बन परमाणु जो होते हैं ना, कार्बन जो परमाणु होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु से, हाइड्रोजन यानी H से जुड़कर क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मिले तो एग्जाम्पल है ये देखो, ये संरचना है, ये जो है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहलाता है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहलाता है और ये संरचना सूत्र कहलाता है ना? अपन संरचना सूत्र को समझेंगे आगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, संरचना सूत्र कैसे बनते हैं, उनकी सूत्र कैसे लिखते हैं, उनका नामकरण कैसे होता है, वो सब अपन समझेंगे। तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि एक कार्बन है ना? कार्बन है, जैसे ये रहा कार्बन। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? इनके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन छूटे हुए? 4। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ये 4 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन से क्या जोड़ा? बॉन्ड बनाया, तो ये हो गया मीथेन। ऐसा इसने क्या बनाया? मीथेन बनाया। फिर इसे ने इसी दूसरे वाले में बोल रखा है एथीन बनाया। फिर तीसरे वाले में इसने बोल रखा है एथाइन बनाया। तो ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से जुड़ रहे है ना? आपको दिख रहा है ना, कार्बन किससे जुड़ रहा है? हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बना रहा है? हाइड्रोकार्बन बना रहा है। ये जो पूरा ये जो मामला चल रहा है ना, ये वाला ये वाला कह लो, ये वाला कह लो, ये वाला कह लो और ये वाला कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब क्या बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं साहब। तो आगे मिलता है कार्बन के यौगिक। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर का जो नाम था वो था कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन का मतलब तो हमने समझ लिया। अब अपन इट्स कंपाउंड यानी कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक का मतलब समझेगी कि कार्बन के यौगिक क्या है। ठीक है ना? कार्बन के यौगिक यानी जो कार्बन और किसी दूसरे तत्व से मिलकर बन रहे हैं वो यौगिक कहलाएंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आपको लिखना है कि कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? क्या होते हैं कार्बनिक? कैसे कहते हैं? कार्बन के रासायनिक यौगिकों को
कार्बनिक यौगिक कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। चलो फिर सेकंड पॉइंट, जैसे अच्छा एग्जांपल भी ले लो, जैसे CH4 CH3 OH, ठीक है ना, ये कार्बन के यौगिक हैं। कार्बन के यौगिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन जुड़ा होता है। जहाँ जिस भी यौगिक के अंदर यदि आपको कार्बन दिख रहा है ना, वो कार्बन का यौगिक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कुछ कार्बन के यौगिक हैं, क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कुछ कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अरे क्या बोल रही है ये वाली लाइन? ये वाली लाइन बोल रही है कि मैंने अभी आपको क्या बताया, जो भी यौगिक है, जैसे एक CH4 यौगिक है, इसमें आपको C दिख रहा है ना, ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो लाइन कह रही है, ये कह रही है कि कुछ कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यानी वो कार्बनिक यौगिक तो हैं, उनके साथ वो जो यौगिक हैं उनमें कार्बन जुड़ा हुआ दिख तो रहा है, लेकिन वो कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं होते। अच्छा, तो वो केस कौन से हैं, वो यौगिक कौन से हैं, उनके नाम तो बताओ सर। उनके नाम आपको नेक्स्ट लाइन में दिख रहे हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख हैं। ये दो हैं। अभी आपको नाम याद रखने, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है? CO2 होता है ना, है ना। CO2 में C तो जुड़ रहा है ना, तो इससे तो पहचान हो गई कि ये कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इसको कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब क्यों नहीं रखा जाता है, ये आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आगे आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद, ठीक है ना। अभी याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र होता है रासायनिक CO, इसको भी नहीं रखा जाता है। कहाँ पर? कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में, ठीक है ना। क्लियर हुआ? ये दो पॉइंट अपन को याद रखने कार्बन के यौगिक में। ये हुआ अपना यहाँ तक का सफ़र कंप्लीट। जो पाठ का जो शाब्दिक अर्थ था ना, वो अपन ने पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया। अब अपन को समझना है पाठ का आरंभ। अब यहाँ से हो रहा है अपना पाठ का आरंभ। जो अपनी विषय वस्तु थी ना, विषय वस्तु का अब आरंभ होगा, ठीक है ना। तो विषय वस्तु को आरंभ करने से पहले अपन थोड़ी भूमिका ले लेते हैं पाठ की। पाठ की भूमिका, अभी तो अपन ने शाब्दिक अर्थ समझा, अब अपन समझेंगे भूमिका कि इस पाठ का प्रारंभ कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो फिर देखो, भूमिका में मोटे मोटे तौर पर जो हमारी भूमिका है ना, उसमें मोटे मोटे तौर पर दो वैज्ञानिकों विवाद बताया गया है। दो वैज्ञानिकों की रिसर्चों के विषय में बताया गया है, जिसमें से जो पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था बर्जीलियस। क्या थे? बर्जीलियस, है ना। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो थे होलर। अब जो बर्जीलियस हैं और होलर हैं, इन दोनों का विवाद हुआ। अब आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, आप फोटो तो बना नहीं सकते, आपको क्या करना, लिखना है बर्जीलियस लिखना है और उसको एक बॉक्स में बंद करना है। दूसरी तरफ होलर लिखना है, उसको बॉक्स में बंद करना है, और बर्जीलियस और होलर के नाम को के बीच में जो ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो बना रखा है, जो ये बनाना है, और बीच में आपको एक विषय लिखना है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, इस विषय पर इन दोनों वैज्ञानिक जो थे बर्जीलियस और होलर, इन दोनों के मत हमारे को पढ़ना है। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण यानी कार्बनिक जो यौगिक होते हैं ना, उनका निर्माण कैसे होता है? कृत्रिम रूप से होता है, हो सकता है, या फिर प्राकृतिक रूप से होता है, यानी जीवधारियों के रूप से होता है। तो इसमें जो पहले थे, जो हमारे वैज्ञानिक हैं बर्जीलियस, जो बर्जीलियस है, वो हमारे को बताते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो है ना, उनका निर्माण सिर्फ कैसे हो सकता है? जीवधारियों से ही हो सकता है। जो जीवधारी स्रोत है ना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हो ना क्या होता है? यानी एनिमल हो गया, पादप हो गए, ये जो होते हैं ना, ये सब क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारी स्रोत। तो इन्हीं से ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है, इनको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। तो इस बात को लिखें। तो बर्जीलियस क्या कहते हैं? बर्जीलियस कहते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। समझ में आया? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। ये कौन बताता है? हमारे को बर्जीलियस सर कहते हैं। और इन्हीं ने, बर्जीलियस जो सर हैं, इन्होंने ही इस पर एक सिद्धांत बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत के पश्चात क्या बातें होने लगी कि जो भी
जो भी कार्बनिक यौगिक जीवधारी स्रोतों से लिया गया है उसको हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन की श्रेणी में रखेंगे। उनको हम क्या नाम देंगे, कार्बनिक रसायन देंगे। ये आपको याद रखना है, इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ ये अपने माइंड में बैठाना है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट अपने नोट क्या करने लायक है, पहला पॉइंट अपन को नोट करना है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। ये आपको लिखना है बर्जीलियस की कैटेगरी के अंदर। बर्जीलियस नाम लिखोगे ना, उसके नीचे लिखना है। फिर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत क्या था, जैव शक्ति सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या सिद्धांत दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना, ये नाम दिया। तो ये 2 पॉइंट है, आपको लिखना है, ठीक है ना। ये इन्होंने इतना अपना बर्जीलियस के जो पोर्शन है ना, जो पार्टीशन है, उसके अंदर अपन को ये याद रखना है, ठीक है ना। अब थोड़े वर्ष बीते तो होलर नामक वैज्ञानिक हुआ। ये जो होलर साहब दिख रहे हैं ना, एक तो है मोटू, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एक है मोटू और एक पतलू। मोटू पतलू की जोड़ी, ये सुना है ना, लेकिन यहाँ मोटू पतलू की जोड़ी नहीं हो गया, यह मोटू पतलू की बिगड़ा हुआ है यहाँ पर मामला, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन जोड़ी नहीं कह सकते इसको। तो यहाँ पर जो बर्जीलियस है, उन्होंने तो कहा कि कार्बनिक यौगिकों जो निर्माण है ना, वो सिर्फ जीवधारी स्रोतों से ही हो सकता है। लेकिन होलर साहब गुस्सा हो गए भाई इसमें। होलर साहब ने कहा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो बर्जीलियस सर ने कहा क्यों नहीं हो भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो होलर सर ने कहा कि नहीं, जीवधारी स्रोतों से नहीं, मैं तो है ना जो कार्बनिक नहीं ना, यानी जो जीव जिंदा नहीं है उनसे भी बना सकता हूँ, यानी कृत्रिम रूप से भी बना सकता हूँ मैं। तो इस पर होलर सर ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कृत्रिम स्रोतों यानी अकार्बनिक पदार्थ, यानी ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं मिला हुआ है, उनसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, उनसे भी अपन बना सकते हैं, कृत्रिम रूप से भी अपन बना सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कृत्रिम स्रोतों से यानी अकार्बनिक पदार्थ जिनके अंदर कार्बन नहीं मिला हुआ है, उनसे भी हम कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। तो सर ने बोला बोलने से ही है। बर्जीलियस साहब ने बोला कि बोलने से कुछ नहीं होता भाई, करके बताओ तो हम माने। बर्जीलियस सर ने कहा बोलने से कुछ नहीं होता, मैंने भी तो सिद्धांत दिया है, जैव शक्ति सिद्धांत मैंने भी तो दिया है, ऐसे आप भी कुछ करके बताओ ताकि हम करें। तो इस बात पे जो होलर सर है, इनको गुस्सा आ गया। होलर सर ने बोला अच्छा चलो मैं करके बताता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला कि 2 अकार्बनिक पदार्थ लिए इन्होंने जिनमें कार्बन नहीं था। क्या, जिनमें कार्बन नहीं था। इन्होंने ऐसे 2 पदार्थ लिए, अकार्बनिक पदार्थ लिए। उन 2 पदार्थों का नाम क्या था, पहला था अमोनियम सल्फेट, पहले का नाम क्या था अमोनियम सल्फेट, और दूसरे का नाम क्या था पोटेशियम साइनेट। इन्होंने 2 पदार्थ लिए, वो भी पदार्थ कैसे, अकार्बनिक, जिनमें कार्बन नहीं मिला था। पहला था अमोनियम सल्फेट और दूसरा था पोटेशियम साइनेट। 2 लिए पदार्थ, इन दोनों को गर्म करा, मिक्स करके इन दोनों को गर्म करा, और दोनों को गर्म करके प्रयोगशाला में गर्म करके पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया, ठीक है ना। पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, यूरिया कार्बनिक यौगिक बनाया। कौन से, 2 अकार्बनिक पदार्थों को जोड़कर एक अकार्बनिक यौगिक बनाया, एक कार्बनिक यौगिक बनाया, जिसका नाम क्या था, यूरिया था, ठीक है ना। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया ये चीज़ को, तो ये सिद्ध कर दिया। तो होलर साहब का जो जैव शक्ति सिद्धांत है ना, जो होलर सर का जैव शक्ति जो सिद्धांत था वो एकदम कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये बिल्कुल खंडित हो गया। इसको खंडित कर दिया किसने, होलर सर ने इसको खंडित कर दिया कि गलत है। मैंने देखो बना के बता दिया ना, मैंने कार्बनिक यौगिक बना के तो दिखा दी कृत्रिम रूप से। तो ये बात हुई। तो होलर सर ने जब ये पहला अकार्बनिक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला कार्बनिक यौगिक का नाम लिखो तथा पहला कार्बनिक यौगिक किन अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना, उनके भी नाम लिखो, और किस वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम बनाया है उसका भी नाम लिखो। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उसके लिए ये नोट आपको तैयार करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लिखना है आपको, समझ में आया इसमें आपको। तो इसके बाद क्या हुआ, जब होलर साहब ने कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया ना, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने सर्च करना स्टार्ट करा। और आज देखो कि हमारे चारों तरफ कुर्सी, आप जितनी भी चीज़ें देखते हो ना, वो सब कृत्रिम रूप से बनी हुई हैं और वह कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। लाइक कुर्सी ले लो,
कीबोर्ड ले लो, माउस ले लो, शॉर्ट सर्किट का जो बोर्ड होता है वो ले लो, जितनी भी तमाम चीज़ें आप देखते हो ना वो सब अकार्बनिक रूप से बनी हुई है, यानी कृत्रिम रूप से बनी हुई है। क्या है तो मोटे मोटे तौर पर हम कहें वो कृत्रिम रूप से बनी हुई है। समझ में आया? चलो भाई, अब इसी में आगे बढ़ें। तो एक पॉइंट आता है। चलो उससे पहले अपन जो होलर साहब है ना, इन्होंने इनकी जो वो थी ना केमिकल जो इन्होंने रिएक्शन करवाया था उसको समझ लेते हैं एक बार। इन्होंने क्या करा कि अमोनियम सल्फेट लिया। अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NH4 ट्वाइस SO4, यानी अमोनियम सल्फेट लिया जो कि एक अकार्बनिक पदार्थ था। फिर इसके साथ क्या जोड़ा, पोटेशियम साइनाइड, जिसका सूत्र होता है 2KCNO। के का अर्थ होता है पोटेशियम और CNO C आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन है ये, नहीं, ये जो पूरा जो सूत्र है ना, ये पूरा CNO ये एक पूरा नाम है जिसका मतलब होता है साइनेट। क्या होता है, साइनेट। तो पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट को जोड़ा और इनको गर्म करा। गर्म करके अपन को प्राप्त हुआ, यानी वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ अमोनियम साइनेट। क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट ये पूरा नहीं है, अमोनियम साइनेट NH4CNO 2NH4CNO ये है अमोनियम साइनेट, प्लस K2SO4 ये दूसरा पदार्थ है, ये प्राप्त हुआ। फिर होलर सर ने क्या करा, अमोनियम साइनेट लिया और इसको फिर से गर्म करा। ये क्या है, अमोनियम साइनेट लिया, इसको वापिस से गर्म करा और इससे क्या प्राप्त हुआ अपन को, यूरिया प्राप्त हुआ, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, NH2 हाइफन का मोनो और NH2, ठीक है ना। ये अपन ने यूरिया प्राप्त हुआ, ये यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है ना। यूरिया का सूत्र भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये आपको पूरी क्रिया लिखनी है, ठीक है। चलो फिर इसमें अब लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक में, कार्बनिक यौगिक में लास्ट पॉइंट, सॉरी भूमिका में लास्ट पॉइंट है, कार्बन सिग्मा और पाई बंध भी बनाता है। अब आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि सिग्मा बंध किसे कहते हैं, पाई बंध किसे कहते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कार्बन जो है ना वो सिग्मा और पाई बंध बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसके छोटा आकार होता है, कार्बन का छोटा आकार होता है, इसलिए सिग्मा और पाई बंध